टैक्स एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है आपका। कोई नहीं, ये भी हम बड़ी आसानी से, बहुत लॉजिकल तरीके से, एकदम कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें, मतलब आपको इंटरमीडिएट की पढ़ाई के खत्म, डीटी खत्म होने तक आपको रिटर्न फाइलिंग आ जाएगी बेसिक। आप प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग कर पाओगे, जो कि लोग बाग सीखते हैं अपनी ट्रेनिंग में। रिटर्न फाइलिंग ट्रेनिंग में सीखते हैं, आपको वो क्लासेस में आ जाएगी। ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो हमने कितने सेक्शंस कर लिए? हमने सेक्शन 6 कर लिया, जिससे आपने रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना सीखा था कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है। फिर उसके बाद हमने सेक्शन 5 कर लिया, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 6 के अंदर एक तो था सेक्शन 6 क्लॉज 1, एक था सेक्शन 6 क्लॉज 6, और एक था आपका सेक्शन 6 क्लॉज 1A। ये बताता है बेसिक कंडीशन, 6 क्लॉज 6 बताता है एडिशनल कंडीशन, और 6 क्लॉज 1A बताता है डीम्ड रेजिडेंट। यहाँ पर आपकी बेसिक कंडीशन होती है जिससे आप रेजिडेंट बनते हो, इधर आपकी एडिशनल कंडीशन होती है जिससे आप ऑर्डिनरी या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते हो, और इधर आपकी कंडीशंस आती हैं जिससे कि आप डीम्ड रेजिडेंट बनते हो। ओके डन। उसके बाद स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमने देखा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ऑर्डिनरी के लिए तो इंडियन प्लस फॉरेन दोनों इनकम टैक्सेबल, एनओआर के लिए भी इंडियन प्लस फॉरेन, लेकिन फॉरेन कौन सी? जिसका कंट्रोल इंडिया में है, जिसका कनेक्शन इंडिया में है, केवल वो फॉरेन इनकम आएगी। और एनआर के लिए कौन सी इनकम? ओनली एंड ओनली इंडियन इनकम। रेमिटेंस एक ऐसी चीज होती है, रेमिटेंस का मतलब होता है पैसे भिजवाना। तो पैसा भेजना आपके लिए इनकम नहीं है। आपने किसी को पैसा भेजा, या सपोज आपको किसी ने पैसा भेजा, आपकी शादी वादी हो गई, खूब 10 15 20 साल, आपके बड़े बड़े बच्चे हो गए, अब वो बाहर गए नौकरी करने के लिए, और आपके बुढ़ापे में वो आपको पैसा भिजवा रहे हैं, तो आपकी इनकम थोड़ी मान ली जाएगी? ये तो जुल्म हो गया ना, गलत बात है ना ये। इसलिए रेमिटेंस को क्या करा है, इनकम नहीं मानी किसी के लिए भी। आज जैसे शाहरुख खान के 3 बच्चे हैं ना, एक, हाँ 3 है ना, एक तो लड़की 2 लड़के, 3 बच्चे हैं शाहरुख खान के, एक तो इत्तू सा है, अब इतना बड़ा हो गया होगा, अभी तो बड़ा हो गया काफी। तो जैसे मान लो इसकी एक बेटी है ना, वो सुहाना खान, अभी वो इंडिया के बाहर जाती है, और चाहे ये शाहरुख खान ही हो, लेकिन वो अपने पिता के लिए पैसा भिजवा रही है आउट ऑफ कंसर्न कि मैं अपने मदर फादर को कुछ तो कंट्रीब्यूट करूं, तो वो शाहरुख खान की इनकम नहीं मानी जाएगी। वो केवल रेमिटेंस है जिसपे सुहाना खान ऑलरेडी टैक्स पे कर रही होगी, नहीं भी कर रही है तो भी नहीं लेना है। डन। ये था हमारा 5। अभी सेक्शन 7 एंड 9। वीडियो बंद, हाँ जी वीडियो बंद हो रखी है, लेकिन क्या आपको ये जो नोट्स है, नोट्स वाली स्क्रीन तो विजिबल है ना? नोट्स, हाँ नोट्स वाली स्क्रीन विजिबल है ना? आज एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है मोबाइल पे, वो उसका बैटरी का, वो चार्ज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज आपको ये स्क्रीन से पढ़ना होगा, है ना? आज आपको मेरा सुंदर सा चेहरा नहीं दिखेगा, सॉरी। मतलब जोक्स अपार्ट। आगे 7 और 9। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से हो रहा है। 7 एंड 9 सेक्शन करेंगे अब हम। 7 होता है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी इनकम जो इंडिया में मिलनी चाहिए थी, जो ऑलरेडी इंडिया में मिल गई। उस पर कंफ्यूजन होगा क्या? आज आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपको इंडिया में अपनी सैलरी मिल रही है, इस पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना, मिल रही है इंडिया में। कंफ्यूजन कहाँ आता है? वो इनकम जो मिलनी इंडिया में चाहिए थी पर मिली बाहर है, अब कौन सी इनकम को डीम्ड माने? उसके लिए इन्होंने अलग से सेक्शन में ही बना दिया, और 4 इनकम दे दी। 4 इनकम है ऐसी जिसको आपको डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ट्रीट करना है, मतलब ये इनकम इंडिया में ही मिली होगी, चाहे एक्चुअली में कहीं पर भी मिली हो, हम ये मान लेते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले करेंगे सेक्शन 7। सेक्शन 7, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन
इंडिया। अब ये कौन सी इनकम है? ये पूरा का पूरा जाता है आपका सैलरी हेड। इनकम फ्रॉम सैलरी जो होती है ना, उसमें से है ये चारों चीजें। देखो, इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ, ये बताने से पहले। एक होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसे बोलते हैं। पीएफ, ये पीएफ क्या होता है? ऐसा समझो, पीएफ एक गुल्लक है। पीएफ ना एक गुल्लक है, एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर आपका एम्प्लॉयर, ये आपका एम्प्लॉयर पैसे देता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। कहां से कंट्रीब्यूट करता है? ओन कंट्रीब्यूशन, अपनी जेब से। अपनी जेब से एम्प्लॉयर आपके पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा। क्यों करेगा वो मैं बाद में बताऊंगी। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर है ये जिसने आपको नौकरी पे रखा है, ठीक है। और एक ये आप एम्प्लॉय, अभी आप छोटे बच्चे हो ना, फ्रेशर हो, ठीक है। हाइट में बड़े हो गए तो क्या हो गया? फ्रेशर हो, तो आपको थोड़ा पतला बनाया, छोटा बनाया। ये आप हो एम्प्लॉय। आप भी क्या करते हो? आप भी अपने पीएफ अकाउंट में अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉयर तो अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करेगा, और आप भी एक तरीके से जेब से ही कर रहे हो, क्योंकि सैलरी आपकी है ना, तनख्वाह आपकी है। आप अपनी तनख्वाह में से कंट्रीब्यूट करते हो इस पीएफ अकाउंट के अंदर। इस गुल्लक के अंदर हर महीने दो लोग पैसा देते हैं, एक तो आपका एम्प्लॉयर और एक आप खुद। अभी क्यों देते हैं, क्यों करना होता है? क्योंकि जब कभी मान लो आपकी नौकरी नहीं रही, आप अनएम्प्लॉयड हो, या फिर आप रिटायर हो गए, आप अनएम्प्लॉयड हो, आप रिटायर हो गए, या फिर कोई मेजर इमरजेंसी आ गई। इंडिया के अंदर मेजर इमरजेंसी किन दो चीजों को बोला है? या तो आपको अपने बच्चों की शादी करनी, अपने ही बच्चों की, पड़ोसी के बच्चों की शादी नहीं, अपने बच्चों की शादी। या तो आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है। तो ये सारी, ये तीन चीजें क्या होती है? अनएम्प्लॉयड हो, नौकरी नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आप अपना घर चला पाओगे? बहुत समस्या हो जाएगी ना। फिर भी जब अनएम्प्लॉयड हो, तनख्वाह नहीं आ रही है, महीने की महीने एक पैसा आता था, 60-70 हजार रुपए मान लो आपके अकाउंट में महीने की महीने आते थे, अब वो बंद हो गए, और आप अनएम्प्लॉयड हो 2 महीने से ज्यादा के लिए। चलो 2 महीने तक तो आपने अपना जो बचा, जो सेविंग्स कर रखी उनको यूटिलाइज कर लिया, घर खर्चा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 2 महीने तक, 2 महीने से भी ज्यादा के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो। सेकंड कंडीशन, आप रिटायर हो गए। रिटायर हो गए तो आपके पास वैसे ही सैलरी नहीं आ रही होगी, तब भी आपके पास सैलरी क्या हो गई? बंद हो गई। फिर कोई मोटे पैसे की जरूरत पड़ गई, भारी पैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए। इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट ने ही आपके बारे में सोचा हुआ है। क्या सोचा है? कि आप एक पीएफ अकाउंट होता है जिसे सैलरीड पर्सन के लिए बोला जाता है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। पीएफ बहुत टाइप के होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी होता है, एंड जैसे सपोज आज मैं, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें कोई भी पैसा दे सकता है, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक तो होता है जो नौकरी वालों का होता है, और एक होता है जो नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस उनका होता है, वो होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अब ये जो आपने पीएफ में पैसा इकट्ठा हुआ है, अच्छा ये पैसा इकट्ठा हो रहा है, आप इसे रैंडमली नहीं निकाल सकते, मर्जी आई पीएफ से पैसा निकलवा लिया। अब भाई अब आज तो हमें वर्ल्ड टूर पे जाना है, पीएफ से पैसा निकलवाओ, नहीं। इंडिया घूमना है, पीएफ से पैसा निकलवाओ, नो। ये पीएफ आपके बुढ़ापे का सहारा है, या फिर जब आपके पास नौकरी नहीं है उसका सहारा है, या जब आपको अपने बच्चों की शादी करनी है या मेडिकल इमरजेंसी है उसका सहारा है। तो दैट मीन्स ये रीजंस हैं
जिसमें आप पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। रिटायरमेंट पे तो वैसे ही विड्रॉ हो जाता है, वैसे ही मिल जाता है। रिटायरमेंट से पहले लेना है ना, तो ये दो कंडीशंस होती है। तो पीएफ एक तरीके से क्या हुई, एक गुल्लक। एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है, एम्प्लॉय पैसा दे रहा है, और ये जमा होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, क्योंकि इस पे कंपाउंडिंग से ब्याज मिलता है, ब्याज पे ब्याज। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास काफी अच्छा सम डिपॉजिट हो गया है। एम्प्लॉयर क्यों जमा करवा रहा है? क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा है, लेबर लॉ में लिखा है। आप पढ़ोगे लेबर लॉ। अच्छा, लेबर लॉ, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग ईपीएफ भी आपके चैप्टर है, पीएफ एक्ट भी पढ़ोगे आप। बिल्कुल है। लेबर लॉ के, लेबर लॉ में बोला गया है कि आप अपने एम्प्लॉय के लिए पीएफ मेंटेन करोगे। भाई वो जिंदगी भर आपके यहाँ नौकरी करता है, आपको उसने, अगर आप उसको साल के 7 लाख दे रहे हो, तो वो 7 लाख के बदले में वो आपको उसका डबल ही कमा करके दे रहा है, आप काम उससे डबल का करवाते हो, तो आप भी तो उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो। इसलिए कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकते, उसमें उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोई होता ही नहीं है। पब्लिक होता है सरकार का, जिसके अंदर आज मान लो मुझे, मैंने पीएफ का अकाउंट खुलवाया बैंक के पास जाकर के, मैं उसमें महीने की महीने मिनिमम है 500, मैक्सिमम है 1.5 लाख। मिनिमम 500 रुपए, मैक्सिमम साल का 1.5 लाख, तो वो पीपीएफ में जमा करवा सकती हूँ। हाँ, मुझे ही बैंक में एफडी टाइप, एफडी से ज्यादा ब्याज मिलता है, उसमें ब्याज थोड़ा सा ज्यादा होता है एफडीआरडी से। एफडीआरडी में 7% लगभग होता है, पीएफ में उससे थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा। ठीक है, तो ये पीएफ का कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि ये चीज किसके लिए है, समाज के फायदे के लिए ना, तो इनकम टैक्स ने क्या बोला, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इनकम टैक्स बड़े सॉफ्ट दिल का है। इनकम टैक्स ने पीएफ का कंट्रीब्यूशन कुछ हद तक एग्जेम्प्ट करा हुआ है। एग्जेम्प्ट मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कितना एग्जेम्प्ट है? भाई आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्या इसको आपकी इनकम मान करके टैक्स लगा दें? नो। कोई भी अनएम्प्लॉयड भी करा सकते हैं क्या? हाँ जी, पीपीएफ तो कोई भी करवाओ, पीपीएफ के लिए कुछ नहीं चाहिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कोई भी करवा सकता है। इनफैक्ट उसकी आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन भी मिलती है 1.5 लाख तक, इसीलिए 1.5 लाख की लिमिट है। ओके, तो अभी क्या हुआ, इनकम एग्जेम्प्ट होती है पीएफ की, कितनी? अप टू 12%। अगर एम्प्लॉयर 12%, 12% किसका? आपकी सैलरी का। अगर एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का 12% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो वो कंट्रीब्यूशन आपके लिए इनकम नहीं मानी जाएगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आपका कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही आपका खर्चा है, वो तो वैसे ही इनकम नहीं है, तो उस पे क्या होगा, उस पे डिडक्शन मिलेगी 80C में। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, वो आपको 12% तक क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट। 13% हो गया, तो 1% टैक्सेबल। 12 तक एग्जेम्प्ट, 1% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। 14 हो गया तो 2% टैक्सेबल, ऐसा। 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अब इतनी कहानी मैंने आपको क्यों बताई? सपोज आपका एम्प्लॉयर जो है ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 14%। आपका एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 14%। आप वो बहुत ही शाणे, आपने इनकम टैक्स पढ़ी है इंटर फाइनल लेवल पे बहुत अच्छे से, आपको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में तो कितना एग्जेम्प्ट है, 12%। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, 12% तो इंडिया में मंगवा लेता हूँ, 12% तो इंडिया में रिसीव कर लेते हैं, 12% इंडिया के अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं इंडिया में, और 2%
2% क्या करते हैं हम, 2% हम मंगवा लेते हैं अपने दुबई के अकाउंट में। हम बोल देंगे ये तो मुझे रिसीव इन इंडिया ही नहीं था। उस समय मैं चली भी दुबई जाती हूँ, दुबई हूं मैं, और मैंने बोल दिया ये जो 2% पीएफ है ना, 12% तो इंडिया के अकाउंट में, एक्सेस 2% कहाँ, दुबई। नहीं चलेगी। पीएफ यानी नौकरी, नौकरी कहाँ करी, इंडिया में। पूरा का पूरा 14% कहाँ मिलना चाहिए था, इंडिया में मिलना चाहिए था। तो हम भी यही मानेंगे कि इंडिया में ही मिला है। तुम्हारी मर्जी है जहां मंगवाओ, तुम आकाश पाताल कहीं पर भी मंगवाओ, हम तो यही मानेंगे कि इंडिया में मिला है। और इसे क्योंकि हमने मान लिया, दैट्स वाई ये डीम्ड इनकम हो गई। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। बात वैलिड भी है ना, गलत बात तो कुछ नहीं कर रहे। गलत बात तो इनफैक्ट असेस ही कर रहा है। नौकरी कर रहे हो इंडिया में, पीएफ मंगवा रहे हो इंडिया के बाहर, गलत है ना। पिक्चर समझ आई पीएफ की, और क्यों इसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बोला। डन। इसकी फोटो अगर आपको लेनी है ना तो आप इसकी फोटो ले लीजिए। ओके, तो चलिए अब अपने सेक्शन पे आते हैं। ये चीजें ना एक ड्रीम सी होती है, जैसे कि हम है ना अपने से पिछले अटेम्प्ट वालों का देखते हैं ना, तो हम ऐसे खुद को इमेजिन करते हैं मेरा भी कभी ऐसा पोस्टर बनेगा, ऐसा लगेगा कहीं पर मार्क्स का। देखते हैं, और ऐसे रिजल्ट वाले दिन ऐसी खुशी मिलती है ना, बहुत ही गजब। चलिए खैर, भगवान आपकी इस खुशी को तीनों लेवल्स पे बरकरार रखे। अरे लड़ाई नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, लड़ाई नहीं, लड़ाई लड़ाई नहीं। करण, लड़ाई सॉल्व करवाओ। नहीं नहीं नहीं, खोलो नहीं, गेट नहीं खोलो। हाँ, वेरी गुड। करण ने लड़ाई सॉल्व करवा दी। चलो ठीक है, मारने वाली औरत होगी। मोहित, कहना क्या चाहते हो तुम? भाई, कितना होशियार हो रहा है ये। चलिए देखिए, पहला पॉइंट, एनुअल एक्रेशन टू द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपका जो एनुअली पैसा आ रहा है, तो अभी ये एनुअली पैसा कितने के ऊपर, 12% के ऊपर। आप चाहे कहीं पर भी मंगवाओ, हम उसे क्या ट्रीट कर लेंगे, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अगर कोई पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसमें ब्याज भी तो आ रहा होगा ना। ब्याज पीएफ का कितना एग्जेम्प्ट होता है, 9.5%। 9.5% पीएफ का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, और 12% पीएफ का कंट्रीब्यूशन। भाई आपका पैसा सालों सालों के लिए बैंक के पास रखा हुआ है, तो उसमें ब्याज तो देगा ही ना। बिल्कुल, पीएफ पे ब्याज तो आएगा। तो वो ब्याज कितना एग्जेम्प्ट करा है, 9.5% तक। और कंट्रीब्यूशन कितना एग्जेम्प्ट करा है, 12। इनके ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है, सपोज ब्याज आपको मिल रहा है 10%, तो जो 0.5% है ना, वो आप कहीं पर भी मंगवाओ, माना क्या जाएगा, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। दैट मीन्स पीएफ का कंट्रीब्यूशन, पीएफ का ब्याज, 12% के ऊपर कंट्रीब्यूशन, 9.5% के ऊपर ब्याज, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डन। ये पहला पॉइंट था आपके पीएफ का। इसमें दो बातें आ गई, इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन। चार बातें बोली थी मैंने आपको, चार इनकम ऐसी होती है जिसे हम सेक्शन 7 में पढ़ते हैं।
एक हो गई इंटरेस्ट 9.5 के ऊपर, एक हो गया कंट्रीब्यूशन 12 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट। अभी पीएफ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पीएफ के बहुत सारे टाइप्स मतलब, हाँ, एक होता है एसपीएफ, वो सनस्क्रीन वाला एसपीएफ नहीं। एसपीएफ होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये किसका होता है? सरकारी नौकरी वालों का। जो सरकारी नौकरी में होते हैं ना, उनके पीएफ का नाम होता है एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूटरी किस चीज के लिए लगता है? जो बाय अ स्टैच्यू बना हुआ हो, मतलब बाय लॉ क्रिएटेड हो। तो ये किनका होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का होता है एसपीएफ। एक होता है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कौन रिकॉग्नाइज करता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसे रिकॉग्नाइज करेगा। और ये किसका होता है? प्राइवेट एम्प्लॉयज। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए आरपीएफ बनता है, जिसे आप ईपीएफ भी बोलते हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बिल्कुल। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने आप जो पीएफ बनाना चाह रहे हो ना, आपकी कंपनी या आपका ऑर्गेनाइजेशन जो पीएफ बना रहा है, उसे रिकॉग्नाइज कर रखा है कि हाँ ठीक है, आपके पास इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, आपको पीएफ की चीजें फॉलो करनी है, पीएफ के रूल्स आप पे अप्लाई होंगी। हाँ, पीएफ एक्ट के अंदर जो जो बातें लिखी हुई है, वो सारी बातें आप पे अप्लाई होगी। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उसे अप्रूव कर दिया, वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। एक होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये भी प्राइवेट वालों का ही होता है, लेकिन ये अनरिकॉग्नाइज होता है। इसे अभी तक सरकार से रिकॉग्निशन नहीं मिली। अगर आपको इनकम टैक्स से बचना है तो सरकार से रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी। इनको तो 12% का ऑफ मिलता है, इनको 12% का ऑफ नहीं मिलता है, क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड है। इसको अभी तक सरकार ने परमिशन नहीं दी है। परमिशन क्यों नहीं दे रही है? पीएफ के एक्ट में जो भी रूल्स है वो फुलफिल नहीं करे होंगे, तो परमिशन नहीं मिली है, इसलिए ये अनरिकॉग्नाइज्ड। जब तक आप अनरिकॉग्नाइज्ड थे, तब तक हम आपसे कोई बात नहीं कर रहे थे। अनरिकॉग्नाइज्ड हो, सरकार आपसे कोई बात नहीं कर रही थी। अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड से रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हो, अनरिकॉग्नाइज्ड से क्या हो रहे हो? रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, तो अमाउंट भी ट्रांसफर होगा। जितना यूआरपीएफ में पैसा पड़ा था, वो पैसा अब कहाँ ट्रांसफर होगा? आरपीएफ खाते में। ठीक है, इसे आप कहीं पर भी मंगवाओ, ये क्या माना जाएगा? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। आरपीएफ है तो 12% तक एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन टैक्सेबिलिटी भी तो आएगी। यहां पर चीजें एप्लीकेबल नहीं होती है, नॉट एप्लीकेबल। अनरिकॉग्नाइज्ड है, लॉ में ही नहीं आ रहा, तो टैक्स के रूल्स एप्लीकेबल नहीं हो रहे। बट जब रिकॉग्नाइज हो गए तो रूल्स एप्लीकेबल होंगे। रूल्स एप्लीकेबल होंगे तो फायदा तो मिलेगा 12% का, लेकिन साथ साथ में आपके ऊपर कंप्लायंस भी आएगी, चीजें फॉलो भी करनी पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब ये ट्रांसफर करवाते हो ना, ट्रांसफर को भी हम क्या मानते हैं? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। यूआरपीएफ से आरपीएफ में पैसा भिजवा रहे हो, यूआरपीएफ से आप उसको क्या बना रहे हो? आरपीएफ बना रहे हो। अब ये पैसा चाहे कहीं पर भी मंगवाओ, हम ये मानेंगे कि इंडिया में रिसीव हुआ। अकाउंट नहीं बनाते तो ये सब बातें ही नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। यूआरपीएफ को ऐसा समझो आप, इस पे 12% नहीं लगता, ये पूरा पूरा टैक्सेबल होता है। इस पे 12% की छूट नहीं मिलती। ये क्या होता है? कंप्लीट इनकम मान ली जाती है आप। इसको क्या मानते हैं? कंप्लीट इनकम मानते हैं। जैसे सपोज आपने आपने फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए अपने यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट करे। जब यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट करे, 20,000 जो है वो आपकी
सैलरी का 10% बन रहा है, सपोज 10% ऑफ सैलरी यूआरपीएफ में था, तो 20,000 पूरा का पूरा क्या हो रहा था, टैक्सेबल। जबकि 10% ही है तब भी टैक्सेबल हो रहा था क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड है। अब जब इस 20,000 को आप क्या कर रहे हो, यूआरपीएफ से आरपीएफ बना रहे हो, अब आपका फंड रिकॉग्नाइज हो गया है। रिकॉग्नाइज हो गया तो आप 20,000 का जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ये कितना है, 10%। अब ये क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। वाई, क्योंकि अब ये रिकॉग्नाइज हो गया और रिकॉग्नाइज के लिए अप टू 12% एग्जेम्प्ट होता है। अब समझ आई बात। तो आप ये जो ट्रांसफर करते हो ना, इसे डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बोल देते हैं। मान लो इसकी जगह ये 20 होता, तब तो उधर भी टैक्सेबल होता, इसीलिए इधर रखा है उसने ऐसे। डन, समझ आया। रेस्ट इसके बारे में आप डिटेल में सैलरी हेड में पढ़ोगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम एम्प्लॉयड पर्सन के लिए होता है। जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है ना, उसके लिए बनता है पीएफ। टैक्सेबल ट्रांसफर, देखो इधर भी शब्द क्या आया, टैक्सेबल ट्रांसफर्ड बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ। जितने पे टैक्स लगना था, जैसे अभी मैंने इधर 10% का एग्जाम्पल दिया, तो इस पे तो टैक्स ही नहीं लगना था। अगर इधर 10% की जगह ये 20% होता, यहां तो पूरे पे टैक्स लगा, इधर कितने पे टैक्स लगेगा, 12 तक तो एग्जेम्प्ट है, 8% पे टैक्सेबल लगेगा ना। 8% आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, चाहे ये 8% कहीं पर भी रिसीव हुआ हो, कहीं पर भी रिसीव हुआ हो। डन, ये आप इफ एग्जाम्पल लिया है 20%। ओके डन। हाँ, अगर एग्जाम्पल के लिए फोटो चाहिए तो आप ले सकते हो इसकी। यूआरपीएफ के साथ साथ इधर फिर पीपीएफ भी होता है, जो पब्लिक के लिए होता है। सबको क्लियर हुआ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ रही है चीजें। डन। ये हमारा 2 पॉइंट्स, 3 टाइप की इनकम हमने पढ़ ली। एक तो इंटरेस्ट, एक कंट्रीब्यूशन, और एक यूआरपीएफ से आरपीएफ, और एक तीसरा होता है पेंशन। कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी अदर एम्प्लॉयर टू पेंशन स्कीम। पेंशन भी वही होता है जो आपको रिटायरमेंट के बाद में मिलती है। ठीक है, तो आपके पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन करा जा रहा है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी, क्यों बोला, सीसीडी होता है न्यू पेंशन स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम। हम कब पढ़ेंगे, जब हम डिडक्शंस पढ़ेंगे। 80 वाला जो सेक्शन है वो डिडक्शंस में आता है। डिडक्शंस कब पढ़ेंगे, जब पांचों हेड खत्म हो जाएंगे तब। डिडक्शंस तभी पढ़ी जाती है जब आपके पांचों हेड हो जाते हैं। डिडक्शन मतलब आपने अपनी इनकम निकाल ली, अब उस इनकम में से कुछ कुछ ऐसे अमाउंट है जो सरकार आपको माफ कर रही है, इन पे आपको टैक्स नहीं भरना। क्यों माफ करती है, क्योंकि आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सपोज आज आपने एफडी में इन्वेस्ट करा, एफडी करवा रखी है, एफडी किसके पास करवाओगे, बैंक के पास। बैंक पैसा कहाँ यूटिलाइज करता है, अपने घर में तो नहीं करेगा ना। बैंक कहाँ पैसे को लगाएगा, इकोनॉमी के अंदर पैसे का रोटेशन करेगा। पैसे का रोटेशन करेगा तो क्या इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, बिल्कुल। किसकी वजह से बढ़ रही है, आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो सरकार ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना चाहती है, और वो प्रमोट कैसे होगी, जब हमें कोई फायदा मिलेगा। बिना बात तो क्यों करें हम, हमें कोई फायदा दो तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे।
तो फायदा दे रही है गवर्नमेंट डिडक्शन का, कि इस अमाउंट को माइनस कर दो, इस पे आपको टैक्स नहीं भरना। ओके, तो ये चार तरीके की इनकम थी। पीएफ का इंटरेस्ट, पीएफ का कंट्रीब्यूशन, यूआरपीएफ से आरपीएफ में चेंज, और चौथा आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन। ये चार टाइप्स को डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बोला है। डन, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, ये था आपका सेक्शन 7। डन। एफडी पर भी कोई लिमिट होती है क्या टैक्स की? एफडी पर टैक्स की लिमिट एक्चुअली ये होती है कि एफडी वगैरह जो भी है ना, वो सब कुछ क्यूमुलेटिव 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। आप अगर 5 ईयर एफडी पे इन्वेस्ट करते हो, पैसा लगाते हो, तो आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल सकती है सेक्शन 80C में। लेकिन उसके लिए आपको ओल्ड रिजीम फॉलो करना पड़ेगा, ओल्ड स्ट्रक्चर से टैक्स भरना पड़ेगा। ओके। ओके, चलो, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट को एंजॉय करिए, है ना, आराम से पार्टी वार्टी करो, मस्त एंजॉय करो। एक पहला पड़ाव क्लियर, अब दूसरे पड़ाव। ठीक है।